हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ के आगे के टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। देखिए, आईआईटी, जेईई और नीट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेट लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी कहाँ से पूछे जाते हैं, जो आज क्वेश्चंस मैं लगवाने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट मेथड टू डिटरमाइन द रेट लॉ। रेट लॉ निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, उसमें डिपेंडेंसी जो है किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, वो एक्सपेरिमेंटली केवल फाइंड आउट की जाती है। उसके अलावा किसी भी तरीके से फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन मेथड, दैट इज एक्सपेरिमेंट, कि आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट कितना कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा सकते हैं। अब क्या कर देगा, जो भी एग्जाम्स में आईआईटी, जेईई या फिर नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से उठा के, वहीं पेपर से उठा के ही मैं लाया हूँ, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चंस में क्या केवल दिया क्या रहता है, दिया रहेगा आपको डेटा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा। भाई मैंने आपसे कहा था कि आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको जाना नहीं है कि आप लैब में चले गए और तुरंत वहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और तब आंसर निकाल के लोगे। नहीं, आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना, ये तो कंफर्म है, दिमाग में बैठा रहना चाहिए। लेकिन आपको डेटा दिया जाएगा, और डेटा दिया जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। उसके साथ साथ रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको उसके बेस पे करनी है, ठीक है। एक्स और वाई, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही मिलती हैं। इसीलिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि आपको पूरा डेटा दे दिया जाएगा कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, अब ये डेटा आया है, इसके बेसिस पे आप क्या करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। और इसी मेथड को कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द रेट लॉ या रेट कांस्टेंट, और कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? उसी चीज़ को हम यहाँ पढ़ने वाले, इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आज क्वेश्चंस ही लगेंगे, किसी टॉपिक को मैं नहीं टच कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन A1 क्लास के हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं हूं अनुराग त्रिपाठी, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त। और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, ठीक है। तीनों चीज़ें पूछता है। क्वेश्चंस अभी देखेंगे, अभी क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, तो उन सभी क्वेश्चंस में ऐसा आपको मिलेगा कि वहाँ पे रेट लॉ भी पूछ दिया है, कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर उसी को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, वो भी पूछ लिया है, कह रहा है उसको भी फाइंड आउट करके दिखाओ। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या आएगा, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को निकालना हम यहाँ पे सीखेंगे। समझ में आए? क्लियर हुई? आगे बढ़ें, समझाएं, ठीक है। तो चीज़ें यही थी कि पहले इनिशियल रेट मेथड, इस मेथड में क्या करना है, वही एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, आपको इनके जो भी डेटा दिए रहेंगे उनके बिहाफ पे रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। रेट लॉ आप जान ही रहे होंगे, नहीं जानते हैं? रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि R इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है कि अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है ऐसे, मान लीजिए, पहले रिएक्शन ही डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारी रिएक्शन है A + B, ठीक है, और रिएक्शन करके C बना रहा है और यहाँ पे 3B है, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ अगर लिखना चाहें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू होगा K, दैट इज रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ठीक है। वेयर X
and y are not stoichiometric coefficient. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैंने बताया था कि ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक, समझ में आ रही बात। ये हो भी सकते हैं नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ले आके वही कोफिशिएंट की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, तो एक्स क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ए के, और वाई क्या है, वही सेम चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इसी x और y को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा n की वैल्यू, और इसी n को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर कहीं कहीं इसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी, प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी, और इसको हमने अच्छे से डिफाइन भी कर लिया था कि रेट लॉ क्या होता है, किस तरह से इसको, ठीक है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे हमने, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हमने क्या किए थे, सॉल्व भी किए थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, और वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल गए और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं जान रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन मिलते जरूर हैं, क्योंकि एडवांस लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको पूरा डेटा दे देगा, आपको सारी चीज़ें दे देगा, और क्वेश्चंस में क्या करेगा, कुछ वैल्यूज़ में, कुछ या लाइन्स में क्या कर देगा, वो घुमा देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा कि इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, और उसके साथ साथ रेट कांस्टेंट निकालिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। मतलब डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको देगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट जाके करिए, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो रेट लॉ, और यहाँ पे ये के क्या है, तो के है हमारा रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तीनों नाम हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेट लॉ डिफाइन हुआ था, और सारी चीज़ें वही यहाँ पे के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट डिपेंड करती है, के की यूनिट बताया था, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है, टू द पावर 1 - n, और सेकंड इनवर्स, ठीक है। और ये n की वैल्यू क्या होती है, n यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब n की जो भी वैल्यू आएगी वो रखिए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी। और रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आपको पता है तो आप ऐसे सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। जैसे अगर मुझे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि k = वैल्यू दी है 2.3 × 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, तो मैं सीधे इसको कहूँगा कि ये जो k की वैल्यू आई है ये किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू 1 आएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स। तो k की वैल्यू अगर सेकंड इनवर्स में दी है तो समझ जाइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, ठीक है, समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे इस मेथड पे, इनिशियल रेट मेथड पे, जहाँ पे हमको क्या दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया रहेगा। आपको क्या करना है, उन एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, और उसके साथ साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है। ये सारे काम करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू निकल ली जाएगी भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल ही जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा तो ये तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, IIT JEE में तो ऐसा आता नहीं है, वहाँ तो ऑप्शंस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन होते हैं, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आपको सीधे रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दे, 4 अलग अलग एक्सप्रेशन दे दिया, आपसे कह दिया कि इसमें से बताओ कौन सा एक्सप्रेशन सही है इस रिएक्शन के लिए, वो भी पॉसिबल है। किसी रिएक्शन को दे दिया और उसके लिए कह दिया कि इसके लिए ये पूरा डेटा है और इसके बेसिस पे आप निकालो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो वो भी निकालना पॉसिबल है। वहाँ भी 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको मैं सारी चीज़ें ब्रॉड वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है, आपसे रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आए क्वेश्चन पे, आए देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं देखो प्रूफ के साथ आया हूँ, सारी चीज़ें मैं लेके इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसको मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में भाई कंपटीशन में आप बैठे हो तो वहाँ आप लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करोगे, वहाँ शॉर्टेज होती है टाइम की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने हैं जिनके हेल्प से आपको जल्दी से आंसर मिल जाए। समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है A + 2B मिल के बना रहा है 2C, ठीक है। फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, कह रहा है A की कंसंट्रेशन, इनिशियल रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन रेट किस में दिया है, मोल पर लीटर मिनट में, और इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और A और B की कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, मोल पर लीटर में दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं तीनों चीज़ें लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे फाइंड आउट हम तीनों चीज़ें करवाएंगे। क्या तीनों चीज़ें, भाई कोई भी आ सकता है उसमें से पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ तो हमें क्या निकालना है, पहली चीज़ हमें लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर यानी n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, यानी k = यहाँ पे कितना आएगा इस रिएक्शन के लिए वो पता करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल मेथड होता है जो बोर्ड एग्जाम्स में आप यूज़ करोगे। वो क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे होगी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं भी पूछा है तब भी आपको वो काम करना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ठीक है। ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, हो गया, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसी के बेसिस पे आप क्या करिए, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं इनको 1 by 1 रख के एक्सप्रेशंस बनाइए, ठीक है। तो पहला जो डेटा है यानी फर्स्ट डेटा उसको मैं पुट कर रहा हूँ और एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। R की वैल्यू कितनी दी है, 0.15, कह रहा है 0.15 जब R की वैल्यू है नियर रेट ऑफ रिएक्शन है तो उस टाइम पे = K हमको पता नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी वैल्यू है 1.0, कंसंट्रेशन ऑफ A 1.0 है, टू द पावर X हो जाएगा, वैल्यू वही पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। भाई रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही होगा ना, तो ये सारी वैल्यूज़ तो इसी में पुट करके मतलब उसको ओबे करनी चाहिए, तो इसमें सब पुट कर देंगे, पुट करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो B की कंसंट्रेशन कितनी है उस टाइम पे, B की कंसंट्रेशन भी 1.0 है और ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। आपको क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद आपको सभी जो डेटा दिए हैं उनसे क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाने हैं,
ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा 0.30 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 2.0 टू द पावर x और b कितना है 1.0 टू द पावर y, ठीक है, समझ में आया। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन बनेगी क्या 0.45 इज इक्वल टू के, ठीक है, 3.0 टू द पावर x, ठीक है, और 1.0 टू द पावर y, ठीक है भाई। यहाँ सब में लिखा है तो सब मैं 4 ही लिखूंगा, लेकिन 4 एक्सप्रेशन अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। और फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है कि 0.15 r की वैल्यू इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 1.0, ठीक है, टू द पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b कितना है 2.0 टू द पावर y, ठीक है। अब ये 4 एक्सप्रेशन लिखा है, पांचवें के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, आप खुद से लिख लीजिएगा पांचवें के लिए, ठीक है। अब मैं मुझे दिख रहा है कि इससे मैं सॉल्व कर सकता हूं, आप भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, इन एक्सप्रेशंस को, ये पहला मान लिया, ये दूसरा एक्सप्रेशन, ये तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा है, ठीक। अब इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज करके, यहाँ 1 2 3 4 दिया है, यहीं से ही आप लेट कर लीजिए। अब इन्हीं एक्सप्रेशंस के यूज करके हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब बस आपको देखना है कि कौन कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये y वाला जो वैल्यू है, b वाला जो कंसंट्रेशन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे ये, और यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं भाई, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवीजन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे ये इतना नोट कर लिया है, इतना नोट कर लिया, यहाँ पे नीचे क्या क्या पूछा है ये नोट कर लिया है, ठीक है। तब मैं बताऊँ आगे, ये जो नीचे चीज़ें तो ही हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे मैं बताता हूँ, ठीक है, इरेज करके देखिए। पुष्पा पुष्पा सुन के फ्लावर समझी क्या, तो फायर है, फायर है ही, ठीक है। देखो तो ये पहला क्वेश्चन, पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किसके द्वारा, फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, आएगा 0.30 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, k से k कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ऊपर 0.2, ठीक है, टू द पावर x अपॉन 0.1 टू द पावर x, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट भाई, और ये y वाला एक्सप्रेशन भी कट जाएगा ना, 1.0 1.0, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे बीच में जगह कम पड़ गई है, ठीक है। देखिए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई, हमारा एक्सप्रेशन आएगा 0.30 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट वाले, सेकंड को फर्स्ट वाले से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे k से k कट गया, यहाँ पे बचा 0.2 टू द पावर x, ठीक है, अपॉन 0.1 टू द पावर x, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो 15 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में, यानी 2 आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 आएगा ऊपर, और यहाँ पे भी 0.1 से 0.1 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और 2 के पावर कितना आएगा x, यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, आ गई, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई, ठीक है, सिंपली x की वैल्यू आपको निकल गई। हमें क्या निकालना है, हमें पहला क्वेश्चन हो ही गया, हमें अब निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a मिल गया, b के रेस्पेक्ट में निकालना है।
तो बी के रेस्पेक्ट में मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हम क्या करें कि अच्छा यहाँ पे वैल्यू निकाल लें। तो वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लो मैं थर्ड वाले को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट वाले से, तो भी यहाँ पे देखो y वाली जो वैल्यू है ये कट कैंसिल आउट हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ भी नहीं हो पाएगी। लेकिन थर्ड वाले में देखिए, फोर्थ वाले में देखिए, अगर मैं फोर्थ वाले को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट वाले से, ठीक है, तो y की वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि y वेरी कर रहा है, ठीक है, ये x वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन मिटा दें। देखिए ये तो लिख लिया ना, सबने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड, इस कंडीशन में, इस जगह पे, सॉरी। तो हम कर रहे हैं फोर्थ वाले को डिवाइड किससे? फर्स्ट से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो क्योंकि यहाँ पे 0.2 है, 0.2, ठीक है, वेट अ मिनट, ये 0.2 लिखा है भाई, ठीक है, 1.0 लिख दिया, ओहो मैं ही गलती करते जा रहा हूँ, ठीक है। वो 0. चलिए यहाँ पे ये 0.2 नहीं है, ये 2 और 1 ही था, ठीक है, डायरेक्टली, तब भी वो चेंज नहीं होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, वही कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे वैल्यू आई है आपकी 2.0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लो कि y वाली वैल्यू की जो है, ठीक है, यानी b की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, बढ़ रही है, डबल कर रहे हैं। देखो b की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1.0 थी फर्स्ट वाले केस में, हमने क्या कर दिया, इस केस में b की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जबकि a की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी है, ठीक है, नहीं बढ़ी है ना। तो b की कंसंट्रेशन जब हमने डबल कर दी तो क्या चेंज आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे? तो 0. जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.15 अपॉन 0.15, ठीक है, इज इक्वल टू k से k कट जाएगा और ये 1.0 टू द पावर x से 1.0 टू द पावर x कट गया, बचेगा 2.0 टू द पावर y, ठीक है, और अपॉन 1.0 टू द पावर, ठीक है, 1.0 टू द पावर y। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आया, 1 इज इक्वल टू आया 2 के पावर y, और 2 के पावर y अगर 1 के इक्वल है, यानी 1 y की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी, ठीक है, किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू आएगा k, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 0, ठीक है। अब देख लो जरा ध्यान से आओ, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन को देखना ध्यान से, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को देखिएगा ध्यान से। इस इक्वेशन में लिखा है कि R जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A के, जबकि B यहाँ पे क्या है? B के पावर 0, B के पावर 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी B पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिए कि जब हमने B की कंसंट्रेशन को क्या किया, B की कंसंट्रेशन को यहाँ ले जाके डबल किया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। जबकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ B जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उस टाइम पे, तो उस टाइम पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है? डबल। हमने कंसंट्रेशन ऑफ A को ट्रिपल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई। यानी ये रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B है ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। इसीलिए आप B को कितने भी चेंजिंग, देखिए B में हमने क्या किया, B को 3 टाइम्स बढ़ा दिया फिफ्थ वाले केस में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जितना था उतना ही अभी भी है कि नहीं? समझ आ रही बात है ना? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का
किसी भी इक्वेशन किसी भी अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है तो उनसे क्या निकाल सकते हैं, उनका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख ही लिया आपने, ठीक है। अब निकालना है के की वैल्यू। तो कहीं भी यहाँ पे इसमें से किसी में भी ये 1 और 0 रख दीजिए वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे 1 इसकी x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया तो 1.0 इंटू 1.0 के पावर 1 ही होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगी और k इज इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली 0.51, यानी k की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 0.15, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, k की, यानी रेट कांस्टेंट की। समझ में आया? समझ में आया क्या करना है? ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो, अब इसी चीज को मैं मान लो मुझे इतना तामझाम नहीं करना है, इतना रिएक्शन नहीं लगाना, इतना ये सब बोर्ड की चीजें हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम में आ गया कि सर हम कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम कैसे लगाएंगे, इतना टाइम देंगे तो हम तो लुट जाएंगे, ठीक है। तो लुटना नहीं है भाई, लुटना नहीं है, देख लो आप, लुटो मत। कर क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम है तो वहां पे ऐसे आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं, पूरा लिख के आना है, क्योंकि वहां लिखने पे नंबर मिलता है। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में जैसे IIT क्वेश्चन था, अब बच्चे यहाँ पे क्या कैसे किए होंगे, इतना लंबा तो काम किए नहीं होंगे। अब वहां पे आपको देखना है कि चेंजिंग कैसे, चेंजिंग ऐसे देखना है कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस पहले और दूसरे केस में कि ए की कंसंट्रेशन कितनी की जा रही है, डबल की जा रही है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन की क्या की जा रही है, डबल, और उस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जा रही है, वो भी जितना था उसका डबल हो जा रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें चेंजिंग की गई नहीं, इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की। चेंजिंग नहीं की तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, अभी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें चेंजिंग करके देखेंगे अभी, लेकिन पहले इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बी को हम भूल जाते हैं, हम ए से डायरेक्ट रिलेट करते हैं कि हमने ए की कंसंट्रेशन जब डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, डबल हो गया। और डबल होने का मतलब क्या है, डबल होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के, ठीक है। क्लियर हुई, पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तीसरी इक्वेशन में कि रेट, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, लिख दिया, डायरेक्ट आ गया, पहली चीज आ गई। अब दूसरा इसके लिए निकालते हैं कि जहां B वेरी कर रहा हो, A ना वेरी कर रहा हो, ऐसा केस देखो, ठीक है। जहां B वेरी कर रहा हो, A ना वेरी कर रहा हो, तो देख लो, पहले से सीधे चौथे में आइए। पहले से अगर हम चौथे में आ रहे हैं तो देखिए ध्यान से कि वहां पे वेरिएशन आपको मिल रही है क्या, कि फर्स्ट से फोर्थ में A वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट से जब हम फोर्थ में आ रहे हैं तो B वेरी कर रहा है और B का डबल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, B का डबल। जब B का डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में, भाई A चेंज नहीं हो रहा है तो A को भूल जाओ, B वेरी कर रहा है तो B के वेरिएशन की वजह से ही रेट ऑफ रिएक्शन में वेरिएशन आनी चाहिए, ठीक है, कि हमने B की कंसंट्रेशन को डबल किया, अब उसकी वजह से क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दिखा कि जब हम इसको डबल कर रहे हैं, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम है भाई, ऊपर भी 0.15 थी, नीचे भी 0.15 है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बी की पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिलाएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 0, यही तो बनेगा। और यही चीज हमारी इक्वेशन से भी आई है, यही चीज हमने डायरेक्टली भी निकाली।
आया कि नहीं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो के की वैल्यू यहाँ पे के लिखा जाएगा उसकी जगह। समझ में आया, क्लियर हुई। यही चीज़ है, यही चीज़ इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया, यही इसी को कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। सॉरी का स्क्वायर, ठीक है। तो दो बार आ गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे रेट, ये जो रेट कांस्टेंट पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन आया, ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चंस आप क्या करेंगे भाई, कंपटीशन एग्जाम में आया तो ऐसे डायरेक्टली कर लो, एक को देख लो कि कौन वेरी कर रहा है, कौन वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट कर लीजिए, बस डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। और अगर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है तो आपको पूरा एक्सप्रेशन ऐसे करना है, एक्सप्रेशन लिखिए, उस पर वैल्यूज़ लिखिए, वैल्यूज़ रखिए, उसके बाद डिवीज़न करिए, डिवीज़न करके दिखाइए कि भाई हो रहा है, ठीक है। वहाँ प्रूव करना है तो प्रूव दिखाइए। समझ में आया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, फॉर दैट केमिकल रिएक्शन 2NO + Cl2 रिएक्शन करके NOCl बना रहे हैं, 2NOCl बना रहे हैं, और पूरी इक्वेशन, ठीक है, पूरी इक्वेशन में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं कि भाई ऐसे ऐसे वेरिएशन हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अब मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन से सॉल्व करना आपको है अपनी कॉपी में, क्योंकि बेसिक नीड्स मैंने पहले ही बताया, वो लेके आप बैठे होंगे। वीडियो को पॉज करिए और आराम से बैठ के इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, और जो नीचे पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन के लिए। उसके साथ साथ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑल्सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये भी निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही है, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही है, ठीक। अभी ऐसे क्वेश्चंस मिल गए तो बस, अगर नहीं आ रहा है तो हुए ठन गोपाला, ठीक है। तो ठन गोपाला नहीं करना है ना, है सॉल्व करना है ना। चलिए तो देख लेते हैं भाई। अब मैं इसको एक्सप्रेशन से नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब हमने ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं की, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन में नो चेंजिंग, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को जब डबल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑर्डर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो रही है। 1.2 था 2.4 हो गया कि नहीं। यानी पहली चीज तो ये पता चला कि जब ये क्लोरीन का कंसंट्रेशन डबल किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के। पहली चीज, क्योंकि जितना वो बढ़ा रहा है उतना ही वो भी बढ़ रहा है। हो गया, क्लियर हुई। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऑर्डर कंसंट्रेशन ऑफ NO को भी डबल कर दें और कंसंट्रेशन ऑफ किसको, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 दोनों को डबल कर रहे हैं। अब देखो दोनों आ गया यहाँ पे वेरिएशन। एक को पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक को विदाउट वेरिएशन रखे थे और दूसरे को वेरी करा रहे थे और उसके बेसिस पे कर रहे थे। यहाँ पे हम दोनों एक साथ वेरी करा दिया कि क्या कर रहे हैं, इसको भी 2 टाइम्स बढ़ा दिए, इसको भी डबल कर दिए, और इसको जब दोनों को डबल किए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ रही है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जा रही है, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, 8 गुना, ठीक है। डबल करने पे ध्यान से देखो क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि ये तो पहली चीज आ गई, ठीक है, ये तो पहली चीज डायरेक्टली आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले क्या था, पहले था R = K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कितना 0.10, ठीक है, और 0.10 to the power x और 0.01, अरे 10 नहीं है, 0.001 है, सॉरी 010 है, ठीक है। इसको मिटाइए थोड़ा सा, ठीक है, देखिए ध्यान से 0.010, ठीक है।
टू द पावर y। जब ये था, ठीक है, ये था, ठीक, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन थी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब यही चीज़ क्या की जा रही है, इसी को दोनों को अब बढ़ा दिए, दोनों को, यानी इसको भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को भी बढ़ा दिया और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी बढ़ा दिया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी NO को भी बढ़ा दिया और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 को भी बढ़ा दिया और डबल कर दिया। तो उस टाइम पे जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहली चीज तो ये जानो कि ये तो y की वैल्यू तो 1 आ गई थी, ठीक है। y की वैल्यू अगर 1 आ गई थी तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूं तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, अब भाई आप अगर कंपटीशन, वही मैंने कहा ना, कंपटीशन का अगर कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको वो कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करके ही करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। 1/8 इज इक्वल टू k से k कट गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट पूरा ना लिखें भाई, उससे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बराबर पॉइंट्स हैं, ठीक है। डेसिमल तो सेम डिजिट पे लगा है तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा x, ठीक है, इंटू 1/2 टू द पावर कितना होगा y होगा। लेकिन y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, कितनी थी 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया 1/2 1/1 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है, टू द पावर x आ जाएगा। 2 से ये कटेगा, कितनी टाइम्स में कटेगा भाई, 4 टाइम्स में, ठीक है। जब 4 टाइम्स में तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो यानी कि, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, सिंपल समझो कि आपने जब रिएक्शन इसको डबल किया तो ये भी डबल होगा, ठीक है। और जब आपने इसको डबल किया तो वो तो 2 टाइम्स हो रहा है ना, ठीक है। जब इसको डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ेगी और 4 गुना बढ़ेगी तो 4 2 जा 8, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है। समझ में आया, क्लियर हुई भाई। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी वहाँ तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये नहीं कि उसको कहीं भी मार के आ गए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे मुझे समझ में आ गया कि 4 टाइम्स 8 टाइम्स आ गया है तो यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 टू द पावर x आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी, वहीं से पता चल गया था। तो यहाँ पे जब ये चीज़ आ गई तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इस रिएक्शन के लिए NO टू द पावर 2 और Cl2 टू द पावर 1, ठीक है। समझ में आया, ये इक्वेशन बन गया आपका रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। उसके बाद कह रहा है कि आप क्या निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और कह रहा है कि आप स्पेसिफिक रेट यानी k की वैल्यू भी निकालो। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कोई एक्सप्रेशन ले लीजिए, मान लीजिए यही वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम ले रहे हैं। इसी कंडीशन में सब कुछ x y की सब कुछ वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक और रुको, मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, एक ब्लैंक शीट ऐड कर ले रहे हैं और उसी में बता दे रहे हैं। वेट अ मिनट, देखिए
देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पे मैंने क्या किया, 9.6 इंटू 10⁻, कितना था, -4 इज इक्वल टू, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन वही लगा रहे हैं, r इज इक्वल टू के a⁻, ठीक है, a⁻ नहीं लिखेंगे, no लिखेंगे, no, देखो ध्यान से, no, ठीक है, टू द पावर, और यहाँ पे Cl2, ठीक, Cl2, ठीक, और यहाँ पे, ठीक है, ये पावर, यही कंडीशन है। अब यहाँ पे k रख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.02, ठीक है, टू द पावर 2, और यहाँ पे 0.02 टू द पावर 1, यही है, 0.02 टू द पावर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू k, ठीक है, और यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 टू द पावर 3 आ जाएगा। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके टर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, रुको, देखो 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, टू द पावर 3 से इससे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, आ जाएगा 8 इंटू 10⁻, कितना आएगा, -6, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 9.6 को 96 लिख दें, इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या कर लें, इसको पूरा डिवाइड कर लें, तो 96 इंटू 10⁻�5 अपॉन 8 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू के, ठीक है, 8 से ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में, ठीक है, 12 टाइम्स में जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड हो गया, और ये 12 और ये -6 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू आ जाएगा 120। क्या आएगा, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है थर्ड, तो रिएक्शन पूरा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो बताओ, यहाँ पे आएगा लीटर स्क्वायर, ठीक है, भाई 1 - 3 लगाएंगे ना, देखो k की वैल्यू जब ना यूनिट ना याद आए, ठीक है, तो बस कुछ मत करिए, लिख लीजिए k इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 - मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n, ठीक है, 1 - n, और सेकेंड इनवर्स, क्या, सेकेंड इनवर्स, ये तो होता था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गया ना वैल्यू, तो 1 - 3 होगा, कितना आएगा, -2, -2 आएगा तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इनटू सेकेंड इनवर्स, यही वैल्यू आएगी, ठीक है, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड लिख दो, या सेकेंड इनवर्स, समझ में क्लियर हुई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आराम से इस तरह से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हमने बताया। क्लियर हुई बातें, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें, चलिए। तो यही चीज़ थी यहाँ पे, यही एक्सप्रेशन था, और इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, हमने पूरा जो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछी थी ये हमने सॉल्व कर लिया। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे ही दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है यहीं पे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये क्वेश्चंस आ गए हैं कि नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पीपीटी के साथ मैं फिर से हाजिर रहूँगा और आगे की चीज़ों को बताने से पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे है ये जानना यहाँ पे ज़रूरी था, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैं लेके आया था, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जानना ज़रूरी है और उसके साथ साथ उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो आते हैं वो जानना ज़रूरी है, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे दूसरे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। दो ही आपको ज़्यादा याद रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
उसके बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, और भी रिएक्शन जितने ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन होती हैं सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन आपको फोकस इस चैप्टर में 2 ही पे करना है, जीरोथ और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद फिर हम चलेंगे अर्हीनियस इक्वेशन और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है, कोलिजन थियरी है, ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन है, ठीक, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है, भगवान की, माता जी की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रहेगी तभी अच्छे से वर्क कर पाओगे, ठीक है। इसलिए पॉजिटिविटी, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसे भी मानते हैं उसको अच्छे से उनसे एक हमेशा स्पिरिचुअल, ठीक है, कनेक्शन रहना चाहिए आपका, ठीक है, तभी पॉजिटिविटी यहाँ आएगी और उसी पॉजिटिविटी से आप दुनिया जीत सकते हैं। समझ में आया? तो एक एग्ज़ाम क्या है, चीज़ है, समझ में आया? चले, ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।